दोस्तों, बुजुर्गों को ओल्ड एज में पैसे की आवश्यकता रहती है अपनी मेडिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दवाइयों का खर्च उठाने के लिए या फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और इसके अलावा नाती-नातियों को गिफ्ट देने के लिए, पोते-पोतियों को गिफ्ट देने के लिए या फिर किसी शादी में जाके शगुन डालने के लिए। तो ये सब ज़रूरतें अपनी पूरी कर सकते हैं यदि वो सरकार की स्कीम का फ़ायदा लेते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी सीनियर सिटीज़न के लिए स्कीम चलाई जाती है, जिसके द्वारा कि सीनियर सिटीज़न ₹40,000 महीना तक सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी स्कीम के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम के बारे में सभी प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ और इस स्कीम से फ़ायदा ले पाएँ। और आप इसे सभी लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच पाए और वो इस स्कीम से फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, इनकम टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। तो पैसे की ज़रूरत हर व्यक्ति को पड़ती है, ख़ास करके ओल्ड एज में पैसे का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बुज़ुर्गों को बहुत सी चीज़ों के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि वो अपना मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करना चाहते हैं या फिर उन्हें रोज़मर्रा की जो सामान है वो खरीदना है। तो इसके लिए अगर उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा लिया है तो ये सब काम कर सकते हैं। जैसे कि वो अपने शौक पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए भी उन्हें खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा वो कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी उन्हें खर्चा करना पड़ता है। तो ये सभी काम वो कर सकते हैं यदि वो गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा लेते हैं, जिसके बारे में कि हम इसमें डिस्कशन करेंगे, सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम। दोस्तों, आप अपने सभी शौक पूरे कर पाएँगे, जैसे कि आपको कोई एक्सरसाइज़ के लिए खर्चे चाहिए या मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए या फिर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं कि सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं। दोस्तों, एक इंडिविजुअल जो कि 60 साल से ऊपर का हो, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है या दोस्तों जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं डिफेंस सर्विसेज के एक्सक्लूडिंग सिविल डिफेंस एम्प्लॉई जिनकी उम्र के 50 साल से ज़्यादा हो, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और इंडिविजुअल जो कि 55 साल उससे ज़्यादा हो और उसे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हों, जैसे कि सुपरएनुएशन मिला हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है या फिर स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है। तो दोस्तों, ये अकाउंट उन्हें 3 महीने के अंदर ओपन करना होता है, जिससे उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि इस रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या आता है। तो दोस्तों, जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उस वक्त उसे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं सुपरएनुएशन के रूप में, जिसमें कि प्रोविडेंट फंड ड्यूज उसे मिलते हैं या फिर रिटायरमेंट सुपरएनुएशन डेथ ग्रेच्युटी मिलती है या फिर उसे कम्यूटेड पेंशन मिलती है, वो एक साथ एक मुश्त में पेंशन ले सकता है या उसकी जो लीव है कैश वैकेलेंट लीव उसको मिलती है या सेविंग एलिमेंट है उसका ग्रुप सेविंग लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा रिटायरमेंट पे दी जाती है, या रिटायरमेंट कम विड्रॉल बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम के अंतर्गत दिए जाते हैं, या एक्स ग्रेशिया पेमेंट है अंडर वॉलंटरी स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, या फिर यदि व्यक्ति हार्नेस में डाई हुआ है, यानी कि मान लीजिए उसकी रिटायरमेंट एज तो 58 थी लेकिन उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है ड्यूटीज़ के दौरान या फिर ऐसे, तो उस केस में उसे जो बेनिफिट मिलते हैं टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक के बेनिफिट जो फैमिली मेम्बर को मिलते हैं, तो उस केस में भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। दोस्तों, एक और जो यहाँ पे एक व्यक्ति है वो है स्पाउस, जो गवर्नमेंट या फिर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की होती है, वो भी स्कीम में का फ़ायदा ले सकती है यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जो एज है वो 50 ईयर्स अटेन कर ली थी और उसके बाद वो हार्नेस में डाई हुआ है, तो उस केस में भी इस स्कीम का बेनिफिट लिया जा सकता है। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि कौन व्यक्ति सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो वो ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। तो आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, यानी कि वह 182 दिनों से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं, तो नॉर्मली व्यक्ति का इंडिया का रेजिडेंट हो जाता है, तो उस केस में वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से फ़ायदा ले सकता है।
दोस्तों इस स्कीम में आपको कम से कम 1000 रुपये जमा करना होता है और आप 1000 के मल्टीपल में जमा कर सकते हैं, जैसे कि 2000, 3000, 4000, 5000 एक्स्ट्रा, और मैक्सिमम आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत आप सिर्फ एक डिपॉजिट अकाउंट में ये अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं एक बार में, उसके बाद आप एडिशनल अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं उस अकाउंट में। तो मान लीजिए आपने 15 लाख के साथ एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो उसके बाद आप एडिशन नहीं कर सकते, आपको दूसरा अकाउंट खोलना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। तो दोस्तों आप मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन जो टोटल अमाउंट है सभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए आपने एक सेविंग अकाउंट खोला सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 10 लाख का, फिर आपने दूसरा अकाउंट खोला 15 लाख का, फिर तीसरा अकाउंट खोला, तो टोटल जो अमाउंट है वो 30 लाख से एक्सीड नहीं कर सकता। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति गलती से जमा भी करा देता है 30 लाख से ज़्यादा का अमाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो जो जितना भी अमाउंट उसका एक्सेस होगा वो उसे इमीडिएटली वापस कर दिया जाएगा, और इस केस में उसे इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी कि जब उसका अकाउंट में उसने पैसा जमा किया है और जब उसका अमाउंट उसे रिफंड किया जाता है, उस पे सेविंग बैंक के अकाउंट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट होता है नॉर्मली 4% उसे दिया जाता है। तो यदि आपने गलती से मान लीजिए 45 लाख जमा करा दिया था, जबकि 30 लाख ही स्कीम में जमा हो सकता है, तो जो 15 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा जमा कर दिए वो रिफंड मिल जाएगा आपको, और इसमें इंटरेस्ट भी दिया जाएगा जब से अमाउंट जमा हुआ है, और जब आपको रिफंड दिया जा रहा है उस डेट तक 4% के हिसाब से नॉर्मली, यानी सेविंग बैंक के अकाउंट का जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों इस स्कीम में आप कितना मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, तो यदि कोई इंडिविजुअल है तो वो इसमें मैक्सिमम 30 लाख रुपया ही जमा कर सकता है। तो यदि आप भी सीनियर सिटीजन है, मान लीजिए आपकी वाइफ भी, तो दोनों सेपरेट अकाउंट खोल सकते हैं, 30 लाख रुपया जमा कर सकते हैं, यानी कि टोटल 60 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। या फिर आप अपने स्पाउस के साथ भी ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 30 लाख रुपया ही रहेगा। दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया है, एक डिपॉजिटर अकाउंट इंडिविजुअली भी खोल सकता है या फिर अपने स्पाउस के साथ ज्वाइंटली भी खोल सकता है। दोस्तों यदि आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो उसमें जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है उसकी एज ही देखी जाती है, उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है। जो उसमें ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है उसकी एज मैटर नहीं करती है। मान लीजिए हस्बैंड की एज 65 साल है और वाइफ की एज 58 साल है, तो यहाँ पे जो हस्बैंड है वो 65 साल का हो चुका है, 60 साल से ऊपर है, तो सीनियर सिटीजन है, वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकता है, और उसकी वाइफ जो है वो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर बन सकती है। यदि आप अकाउंट एक बार ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद उसे 5 साल बाद आप क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों इस केस में आप फर्दर इस अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं हर 3 साल बाद। लॉक पीरियड यहाँ पे 3 साल रहता है। अगर आप प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं अकाउंट को तो वो भी क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए हम कंडीशन आगे डिस्कस करेंगे कि इस केस में आप कब अकाउंट क्लोज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट रेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इसमें दिया जाता है, और आज की डेट में आप देखेंगे कि 8.20% यानी कि 8.20% इंटरेस्ट रेट आपको इस पर दिया जाता है, जो कि किसी भी सेविंग स्कीम से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको इंटरेस्ट कब मिलता है, क्या मंथली बेसिस पे मिलता है, ईयरली या फिर क्वार्टरली? तो दोस्तों इसके लिए क्वार्टरली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। मान लीजिए आपने डिपॉजिट किया 1 जनवरी में, तो 1 जनवरी से 31 मार्च का जो इंटरेस्ट है वो आपको अप्रैल के फर्स्ट वर्किंग डे में ही मिल जाएगा। मान लीजिए आपने डिपॉजिट किया है अप्रैल में, तो अप्रैल से जून तक का जो इंटरेस्ट है वो आपको फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ जुलाई में मिलेगा। अगर आपने डिपॉजिट किया जुलाई से सितंबर के बीच में, तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अक्टूबर में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और अगर आपने डिपॉजिट किया अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तो उस केस में फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ जनवरी। तो इस प्रकार एक बार आपने डिपॉजिट कर दिया तो अकॉर्डिंगली हर क्वार्टर में जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा क्वार्टर के खत्म होने के बाद, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने इस दिन ये इंटरेस्ट नहीं निकाला अपने बैंक से, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, तो आप किसी भी और डेट को भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 2 अप्रैल को आपका इंटरेस्ट आ चुका है आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो आप 3 अप्रैल 4 अप्रैल कभी भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आप इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाला हुआ है और इंटरेस्ट रेट आपका 8.2 है, तो ये क्वार्टरली आपको दिया जाता है। चलिए हम इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। दोस्तों एनुअल इंटरेस्ट हुआ 1 लाख के ऊपर 8.2% के हिसाब से आपको 8200 रुपया एक साल में मिलेगा, अगर आपने मान लीजिए 1 अप्रैल को जमा किया है। तो क्वार्टरली इंटरेस्ट हुआ 8200 को 4 से आप डिवाइड कर देंगे, 2050 रुपये आपको
इंटरेस्ट मिलेगा। तो हर 3 महीने बाद आपको 2050 रुपये मिल जाएगा। यदि आप ये 2050 रुपया सीनियर सिटीजन स्कीम से विड्रॉ नहीं करेंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट इस 2050 रुपये के ऊपर कोई आपको एडिशनल इंटरेस्ट नहीं देगी, ना ही आपके ये जो 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल है उसमें ऐड किया जाएगा। तो इस प्रकार आपको इंश्योर करना है कि आप ये अमाउंट निकाल के अपने सेविंग बैंक में जमा कर लें, क्योंकि उस पे तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही है 4%। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने बैंक को ऑथराइज कर दीजिए कि जैसे ही आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट आए तो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग बैंक अकाउंट में चला जाए, जिससे कि जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है वो भी आपको मिलता रहेगा, क्योंकि सेविंग बैंक में जो आपका बैलेंस होता है उसके ऊपर नॉर्मली 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप इस ऑटो ऑप्शन को एक्सरसाइज करें जिन व्यक्तियों के पास भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है, ताकि उनका इंटरेस्ट का लॉस ना हो। के पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उन्हें टीडीएस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हें जो इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में उसके ऊपर टीडीएस भी काटा जाता है। 10% टीडीएस काट लिया जाएगा यदि आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। मान लीजिए तो मान लीजिए आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसपे कि 8.2% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है 82,000 रुपया, तो इस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि आपका जो एनुअल इंटरेस्ट है वो 1 लाख से कम है। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट 15 लाख है तो इसके ऊपर 8.2% के हिसाब से 1,23,000 रुपया हो गया। इसका 10% टीडीएस 12,300 रुपया काट लिया जाएगा। यदि आपने पैन को आधार से लिंक किया हुआ है और पैन नंबर रिपोर्ट किया हुआ है पोस्ट ऑफिस में, तो उस केस में जो नेट इंटरेस्ट है वही आपको दिया जाता है। ये जो टीडीएस दोस्तों कटा है ये जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें क्लेम करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ही ना काटा जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस केस में आपको फ़ोन नंबर 15H जो है वो सबमिट करना होता है, क्योंकि यदि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी ही नहीं बनती पूरे साल में, क्योंकि 12 लाख रुपए तक सरकार ने कहा है कि नई टैक्स रेजिम में कोई टैक्स नहीं बनेगा, तो आप अपनी पूरे साल की इनकम देख लीजिए कितनी बनेगी। अगर वो 12 लाख से कम है तो उस केस में आप 15 फॉर्म सबमिट कर दीजिए। भले ही यहाँ पे मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख का बना है तो आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा। बिना टीडीएस काटे जो इन हैंड आपके हाथ में आएगा ज़्यादा पैसा आएगा, तो बेटर है कि आप 15 सबमिट कर दें। लेकिन यदि आप किसी भी वजह से ये फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए हैं, टीडीएस कट भी किया है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप रिफंड क्लेम कर लीजिएगा या आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें से एडजस्टमेंट हो जाएगी। दोस्तों जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट दिखाना होता है। अगर आप पुरानी रजीम लेते हैं तो 80TTB के अंतर्गत 50,000 रुपये तक के आपको जो इंटरेस्ट की डिडक्शंस है वो आप क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट इनकम से जो कि आपको मिलती है। लेकिन नई रजीम लेते हैं तो वहाँ तो 12 लाख रुपये तक आपका टैक्स ही नहीं लगेगा, लेकिन कोई डिडक्शन नहीं मिलती है इंटरेस्ट की। तो दोस्तों अगर आप नई टैक्स रिजीम ले लेंगे तो 12 लाख रुपए तक आपका टैक्स नहीं लगेगा, तो आपको जो टीडीएस कटा हुआ है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप डिपॉजिट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो उस केस में 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए तक की जो डिडक्शन है वो ले सकते हैं। अगर आप ओल्ड रजीम ऑप्ट करते हैं, नई रजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। दोस्तों चलिए समझते हैं कि क्या आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को प्री क्लोज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोली है लेकिन अब आपको लगता है कि आपको इसे क्लोज करना है, तो आप 1 साल के अंदर यदि क्लोज कर देते हैं खोलने के, तो उस केस में गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको इंटरेस्ट पे किया गया है वो रिकवर किया जाता है। बैलेंस अमाउंट ही आपको रिफंड किया जाता है जो आपने डिपॉजिट किया है। मान लीजिए आपने 30 लाख रुपये जमा किया था और आपको सरकार ने 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट दिया है अभी तक, तो 29 लाख रुपया ही आपको वापस दिया जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए आप 1 से 2 साल के बीच में क्लोज करते हैं ओपन करने के से, तो उस केस में 1.5% जो आपका डिपॉजिट होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, बैलेंस अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 30 लाख डिपॉजिट किया था तो उसका 1.5% 45,000 रुपया काट के बैलेंस अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट आपने जो भी लिया है वो रिकवर नहीं किया जाएगा आपसे, यहाँ पे सिर्फ 1.5% ऑफ डिपॉजिट ही रिकवर किया जाएगा। यदि आप 2 से 5 साल के बीच में क्लोज करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को ओपन करने के, तो उस केस में 1% जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। मान लीजिए आपने 30 लाख जमा किया है तो उसका 1% 30,000 रुपया होता है, तो वो डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 3 साल के लिए और एक्सटेंड की थी तो 8 साल हो गए टोटल, लेकिन आप कहते हैं कि एक्सटेंशन के 1 साल बाद आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं अमाउंट को,
तो उस केस में भी सरकार कहती है कि आपको 1% अपने डिपॉजिट का एज ए पेनल्टी पे करना होगा। तो यहाँ पे 30,000 रुपया काट के 1% 30 लाख के ऊपर मान लीजिए आपने जमा किए थे, तो बैलेंस अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार यदि मान लीजिए आपने एक्सटेंड किया था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल के बाद 3 साल के लिए हो तो 8 साल के लिए, तो इस प्रकार 7वें साल और 8वें साल में आप यदि अकाउंट क्लोज करते हैं तो कोई पेनल्टी डिडक्ट नहीं की जाएगी, पूरा अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी की क्या कंडीशन है। दोस्तों जब अकाउंट मैच्योर हो जाता है नॉर्मली 5 साल के बाद, तो ये आप अमाउंट ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, या फिर दोस्तों अगर आपको एक्सटेंड करवाना है इसे तो आपको फर्दर 3 ईयर्स के ब्लॉक के लिए इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं 5 साल के बाद। लेकिन दोस्तों जो 6वां साल होगा उसमें ही आपको एप्लीकेशन देनी होगी, यानी कि विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी या फिर एंड ऑफ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आपको एप्लीकेशन देनी होगी कि आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। तो उस केस में आप फर्दर 3 ईयर के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, और अगर आपको लगता है फिर से आपको एक्सटेंड करवाना है तो आप फिर से आप एक्सटेंड करा सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन की प्रोविज़न है। और अगर आप क्लोज़ करवाना चाहते हैं तो एक्सटेंशन के मान लीजिए आप 7वें 8वें साल में क्लोज़ करना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, कोई पेनल्टी डिडक्ट नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आपने एक्सटेंड करवाया 6वें साल में और 6वें साल में आप इसे क्लोज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में जो हमने अभी डिस्कस किया 1% ऑफ डिपॉजिट वो डिडक्शन करके ही आपको बैलेंस अमाउंट दिया जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो एक्सटेंशन के रूल हैं वो चेंज हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैच्योर हो जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम उसके 1 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी होगी, या फिर एक्सटेंडेड पीरियड के 1 साल के अंदर मान लीजिए आप 5 साल बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मैच्योर हो गया है तो आप उसके बाद 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं 8 साल, उसके बाद आप फिर से 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं 11 साल, उसके बाद फिर से आप 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं यानी कि 14 साल। तो इस प्रकार आप एक्सटेंशन ले सकते हैं 3 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए। दोस्तों जो इंटरेस्ट है एक्सटेंशन पे वो आपको मिलता है, जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे मिलता है। मान लीजिए मैच्योरिटी के टाइम में 8.2% इंटरेस्ट था, तो वही अब एक्सटेंडेड आपने करवा लिया है तो वो लगेगा, या फिर आपने एक्सटेंड किया है मान लीजिए 8वें साल में जो इंटरेस्ट है वो 9% हो चुका है, तो अब जो फर्दर एक्सटेंड कराएंगे आप उस पर जो 9% इंटरेस्ट है वो आपको एक्सटेंशन पीरियड के लिए मिलेगा। दोस्तों यदि आप चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं, तो इस केस में यदि आप 1 साल के अंदर एक्सटेंशन होने के बाद इसे क्लोज कर देते हैं तो 1% डिपॉजिट का डिडक्ट किया जाता है पेनल्टी, और बैलेंस अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है। दोस्तों यदि स्पाउस के सेपरेट अकाउंट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट होता है डिसीज्ड पर्सन के नाम से, जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वो क्लोज ही करना पड़ता है, उससे आप एक्सटेंड नहीं करा सकते। दोस्तों चलिए समझ लेते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को क्लोज करने के क्या रूल हैं। दोस्तों आप मैच्योरिटी पे क्लोज करवा सकते हैं, यानी कि 5 साल के बाद आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, या फिर आपने मान लीजिए एक्सटेंशन कराई थी और उसके बाद अब आप इसे क्लोज करना चाहते हैं मान लीजिए 8th ईयर में, तो ये भी आप कर सकते हैं। या फिर दोस्तों डेथ हो जाती है व्यक्ति की तो उस केस में इसे क्लोज करवाया जा सकता है, या फिर यदि स्पाउस जो है जॉइंट होल्डर है और सोल नॉमिनी है तो उस केस में वो इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है, अदरवाइज डेथ के केस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट क्लोज करवाना पड़ता है। दोस्तों यदि स्पाउस के सेपरेट अकाउंट है तो उस केस में जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है उसका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट क्लोज करना होता है, जो दूसरा स्पाउस है जो भी जिंदा है वो अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। दोस्तों चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन की मैच्योरिटी से पहले ही डेथ हो जाती है, यानी कि मिस्टर शर्मा की 70 थी और उन्होंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन किया 10 लाख रुपए का, और 2 साल के बाद ही वो डेथ हो जाती है उनकी। तो इस केस में उनका सन जो है नॉमिनी है अकाउंट में, तो इस केस में सन को फॉर्म नंबर 3 सबमिट करना होगा डेथ सर्टिफिकेट के साथ, तो उसके बाद अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। और इस केस में जो बेटा है उसको 10 लाख रुपया मिल जाएगा, प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा अप टू द डेट ऑफ डेथ मिस्टर शर्मा की, वो आपको अमाउंट दे दिया जाएगा। और जब शर्मा की डेथ हुई है मिस्टर शर्मा की, उसके बाद से लेके जब अकाउंट क्लोज होता है वहाँ तक का आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाती है। दोस्तों यदि जॉइंट अकाउंट से है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट स्पाउस के साथ, या स्पाउस सोल नॉमिनी है उस अकाउंट में, तो उस केस में कंटिन्यू कर सकती है। मान लीजिए मिस्टर मिसेस पटेल ने जॉइंट अकाउंट ओपन किए हैं, यहाँ पे मिस्टर पटेल
पहले डेथ हो जाती है, इससे पहले कि अकाउंट मैच्योर हो, और मिसेस पटेल जो है वो एलिजिबल है, यानी कि वो भी सीनियर सिटीजन 60 साल से ज़्यादा की उम्र है, तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कंटिन्यू कर सकती हैं सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और उन्हें अकाउंट को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि वो क्लोज करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया पीछे उसके अकॉर्डिंग उन्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी कि अप टू डेट ऑफ डेथ तक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा। तो यहाँ पे मिसेस पटेल जो है ये अकाउंट कंटिन्यू कर सकती हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट उन्हें मिलता रहेगा। दोस्तों जहाँ पे दोनों ही स्पाउस के सेपरेट बैंक अकाउंट है, तो उस केस में मान लीजिए मिस्टर एंड मिसेस कुमार के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट है मिस्टर कुमार का 15 लाख का और मिसेस कुमार का 15 लाख रुपए का। 2 साल बाद मिस्टर कुमार की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे मिसेस कुमार मिस्टर कुमार जो दोनों ही एलिजिबल हैं और उनके दोनों सेपरेट अकाउंट ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे मिसेस कुमार का जो अकाउंट है वो तो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन जो मिस्टर कुमार का अकाउंट है वो क्लोज करना होगा, यानी कि जो 15 लाख रुपया डिपॉजिट प्लस जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट है अप टू डेट ऑफ डेथ वो उन्हें मिलेगा, और फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ से लेकर जब तक अकाउंट क्लोज नहीं हो जाता उस दिन तक का तो उन्हें सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं कि 41,000 रुपया पर महीना आप इसे इंटरेस्ट कैसे ले सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से। दोस्तों मिस्टर ए के द्वारा मान लीजिए 30 लाख रुपए जमा किए गए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो यहाँ पे 8.2 के हिसाब से पूरे साल का जो ब्याज बनता है वो 2,46,000 रुपये बनता है। अभी आपको हर 3 महीने बाद दिए जाएंगे, यानी कि 61,500 क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, और अगर आप इसे मंथली निकालते हैं तो 20,500 रुपये आपको मंथली मिलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों मिसिज ए के द्वारा भी मान लीजिए 30 लाख रुपया जमा किया गया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, और यहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन होगी। तो इस प्रकार मिस्टर और मिसिज ए दोनों मिला के जो है 41,000 रुपया मंथली इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, यानी कि जो क्वार्टरली इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा 1,23,000 रुपया हर 3 महीने बाद फर्स्ट वर्किंग डे क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद ये इंटरेस्ट उन्हें मिल जाएगा उनके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में, जिससे कि वे अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो इस प्रकार आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों आपका यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी हमें बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो स्कीम का बेनिफिट ले सकें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।